गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि पादप प्रजनन किसे कहते हैं, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है उस पर हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था पादप प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है। उस प्रक्रिया में फर्स्ट टॉपिक जो अपना था वो था विविधता का उत्पादन, यानी विविधता किस प्रकार उत्पादन की जाती है। उसमें पहला टॉपिक था, यहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक लिखे थे, उसमें फर्स्ट टॉपिक था ग्रामीण। हमने देखा था लास्ट कल की वीडियो में। तो आज हम उस ग्रामीण या घेरूलीकरण पर डिस्कस करने वाले हैं कि विविधता उत्पादन करने के लिए ग्रामीण क्या होता है, घेरूलीकरण क्या होता है। अगर ग्रामीण बोलूं, घेरूलीकरण बोलूं या डोमेस्टिफिकेशन बोलूं, तीनों का मतलब एक है। अगर इसको आप याद करना चाहते हो, इन दोनों शब्द का मतलब निकालने या तोड़ के इसे निकालने की कोशिश करो तो ग्रामीण, मैं ज्यादातर जब पढ़ाता हूं तब मैं ग्रामीण को इस तरीके से परिभाषित करता हूं कि ग्रामीण यानी गांव की ओर। ग्रामीण मतलब गांव की, और हिंदी में कुछ भी मीन हो सकता है, लेकिन अगर अपन इसको तोड़े, ग्राम यानी गांव यानी गांव की ओर, घेरूलीकरण यानी घर का बनाना, या तो गांव की ओर या घर का बनाना। तो इससे अपन क्या परिभाषा निकाल सकते हैं। तो ऐसी पादप प्रजातियां जो जंगली पादप प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को खेती के लिए काम में लेना या खेती करने के लिए उगाना क्या कहलाता है, ग्रामीण। बाहर थी, जंगलों में थी, उनको हम अपने यहाँ लाए, खेतों में उगाया, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, ग्रामीण। बहुत ही इजी कंसेप्ट से अपन इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ग्रामीण का मतलब आपको समझ में आ गया कि ग्रामीण मतलब क्या है, घर में लाना या गांव की ओर लाना जंगली प्रजातियों को खेती करने योग्य या खेती के लिए उगाना क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई, लिख लीजिए। जंगली प्रजातियों को खेती के लिए उगाना क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। खेती योग्य बनाना भी क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, एक नंबर का क्वेश्चन है, पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था कौन है। शायद एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था कौन होती है, ग्रामीण होती है। यानी सब सर्वप्रथम जो पहली स्टेज की पादप प्रजनन की वो कौन थी, ग्रामीण थी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, यानी हम किस प्रकार से विविधता का चयन करते हैं। क्योंकि सेकंड टॉपिक था विविधता के उत्पादन के बाद सिलेक्शन। तो विविधता का चयन कितने प्रकार से होता है। तो ग्रामीण के दौरान जो विविधता का चयन है वो दो तरीके से होता है, एक प्रकृति करती है और एक मनुष्य करता है। जो प्रकृति करती है उस सिलेक्शन को हम कहते हैं प्राकृतिक चयन, और जो मनुष्य करता है उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन। आपकी बुक में दे रखा है, ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक सिलेक्शन, कृत्रिम सिलेक्शन। ऐसा सिलेक्शन जो प्रकृति करती है वो प्राकृतिक सिलेक्शन, ऐसा सिलेक्शन जो मनुष्य करता है वो कौन सा सिलेक्शन हो गया, कृत्रिम सिलेक्शन हो गया। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन कितने टाइप का होता है और सिलेक्शन में क्या क्या अंतर है, यानी प्राकृतिक सिलेक्शन में क्या अंतर है और कृत्रिम सिलेक्शन में क्या अंतर है। अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो पूरा मन लगा के पढ़िएगा, फिर घर पे एक बार बुक से भी इसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिएगा और नोट्स बनाने। बात करते हैं ग्रामीण के दौरान होने वाली सिलेक्शन की, ग्रामीण के दौरान होने वाले चरण की। यहाँ तक अभी तक एक चीज हमें क्लियर आउट हो चुकी है कि ग्रामीण क्या होता है, डोमेस्टिफिकेशन क्या होता है, यानी जंगली प्रजातियों को खेती योग्य बनाना या खेती करना क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। अब यहाँ पे दो चीजें उठ रही है हमारे सामने कि ग्रामीण के दौरान हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो विविधता उत्पन्न हुई है उसका चयन किस प्रकार किया जाएगा। तो ग्रामीण के दौरान जो चयन है वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है प्राकृतिक चयन और दूसरा होता है कृत्रिम चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अगर हम बात करें इनके नाम से तो प्राकृतिक सिलेक्शन यानी ऐसा सिलेक्शन जो प्रकृति करती हो, ऐसा चयन जिसका कारक प्राकृतिक हो, वो सिलेक्शन क्या कहलाता है, प्राकृतिक सिलेक्शन। और ऐसा चयन जिसका कारक कृत्रिम हो, मनुष्य हो, मानवीय क्रिया हो, वो सिलेक्शन क्या कहलाता है, कृत्रिम। यानी बहुत ही इजी, ग्रामीण के दौरान जो चयन है वो दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। इंपॉर्टेंट रखता है, बोर्ड में आने वाला एक क्वेश्चन है कि प्राकृतिक ग्रामीण के दौरान होने वाले चयन को समझाइए, उसके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन दोनों के बीच की परिभाषा समझ में आ गई। ऐसा चयन जो प्राकृतिक कारकों के माध्यम से हो और कृत्रिम ऐसा चयन जो कृत्रिम कारकों के माध्यम से हो। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, प्राकृतिक और कृत्रिम चयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम चयन में अंतर चार विभिन्न कारकों द्वारा या चार विभिन्न गुणों द्वारा इसमें अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। जो पहला गुण है वो गुण है कारक, दूसरा है जनन, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है विविधता। सबसे पहली बात करें अपन कारक की, तो ऐसा कारक की बात करें तो सिलेक्शन का अगर जो कारक है, फैक्टर है, वो प्राकृतिक है। देखो नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक चयन है। तो इसमें कारक कौन होगा, प्रकृति।
और इसमें कारक कौन होगा? मनुष्य। यानी चयन करने वाला, सिलेक्शन करने वाला अगर प्रकृति है तो वो कौन सा कारक हो जाएगा? प्राकृतिक चयन। और अगर सिलेक्शन करने वाला कौन है? मनुष्य है, तो वो कौन सा चयन हो जाएगा? कृत्रिम चयन। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जन्म की। अगर हम बात करें कि अगर सिलेक्शन कौन कर रहा है? प्राकृतिक कारक कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन प्रकृति के उस समिष्ट के अंदर उपस्थित सभी जीन प्रारूप के बीच में हो सकता है। मान लो कोई ये ए है, मान लो ये कोई क्या है? ए, और इसकी समिष्ट की ये सभी जीन प्रारूप है बी सी डी ई एफ। इन सब के बीच में क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो सकता है, जनन हो सकता है, क्योंकि समिष्ट के सभी जीन प्रारूप है, क्योंकि ये प्रकृति में खुला है। इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। लेकिन सेकंड वाले में देखें तो केवल चयन किसके बीच में होगा? चयनित जीन प्रारूप के बीच में। जनन किसके बीच में होगा? चयनित जीन प्रारूप के बीच में। मान लो इसमें से मैंने चयन किसका कर लिया? डी और एफ का, तो इसका जनन मैं सिर्फ किसके साथ करा सकता हूँ? डी या एफ के साथ। तो चयनित जीन प्रारूप के साथ होगा। इसमें सभी के साथ हो सकता है, जैसा इस एग्जांपल में दिखा। अब इसमें से अपन ने, यानी अपन लोगों के हाथ में है कि जनन किसके बीच में कराना है, तो अपन ने एफ और डी का सिलेक्शन कर लिया। या तो मैं एफ के साथ करूंगा या किसके साथ करूंगा? डी के साथ। ये एक एग्जांपल था समझाने के लिए। तो चयन सबके बीच हो सकता है, जनन जो है सिर्फ चयनित के बीच हो सकता है, और जनन जो है सभी जीन प्रारूप के बीच हो सकता है। तीसरी बात करें हम अनुकूलन की। अनुकूलन अगर प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो अनुकूलन किसमें ज्यादा होगा? प्राकृतिक वातावरण में। अगर कृत्रिम रूप से हो रहा है तो जिन समिष्टियों के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ है उन्हीं के बीच में अनुकूलन क्या रहेगा? ज्यादा। चौथी बात करें विविधता। अगर सिलेक्शन का कारक प्रकृति है तो उसमें विविधता क्या होगी? ज्यादा। अगर सिलेक्शन का कारक क्या है? मनुष्य है, तो उसमें विविधता क्या होगी? कम। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सभी जीन प्रारूप के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो विविधता भी क्या आएगी? ज्यादा। और अगर सिर्फ चयनित के बीच में होता है तो विविधता भी क्या होगी? कम। तो ये हो गया आपके ग्रामीण के दौरान चयन के बीच में, यानी चयन कितने टाइप का होता है और चयन में क्या क्या अंतर है। यानी प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन में क्या अंतर है? प्रकृति चयन करेगी वो प्राकृतिक, मनुष्य करेगा वो कृत्रिम। और प्राकृतिक वाला होगा वो अपनी समिष्ट के सभी जीन प्रारूप के साथ कर सकता है, लेकिन जो कृत्रिम वाला होगा वो सिर्फ चयनित, यानी मनुष्य जिसका चयन करेगा उसी के साथ जनन कर सकता है। तीसरी बात करें अनुकूलन। जिसका सिलेक्शन प्रकृति ने किया उसका अनुकूलन प्राकृतिक वातावरण में क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका सिलेक्शन मनुष्य ने जिसका चयन प्रकृति ने किया उसका तो प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा होगा, और जिसका मनुष्य ने किया उसका समिष्टि के बीच में, जिन जिन समिष्टियों के साथ अनुकूलन हुआ है उन्हीं के बीच में ज्यादा रहेगा। और जनन जब सभी जीन प्रारूप के बीच हो सकता है तो अधिक विविधता पाई जाएगी, और जनन सिर्फ कुछ सीमित के बीच में हो सकता है तो विविधता क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। तो ये छोटे से एग्जाम्पल्स है, आपको ये पूरा अपन ने समझा है कि सिलेक्शन कितने टाइप का होता है, सिलेक्शन के दौरान सिलेक्शन कितने टाइप का होता है, और सिलेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है, यानी प्राकृतिक सिलेक्शन और कृत्रिम सिलेक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। इजी है, एक बार आप बुक्स में देखिएगा, फिर इसको एक नॉर्मल इस एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हुए समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और कृत्रिम सिलेक्शन के बीच में अंतर लिखिए। ग्रामीण के दौरान होने वाले आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ तक क्लियर कीजिए अभी, फिर अपन आगे और करते हैं। सेकंड टॉपिक का पहला ग्रामीण हो गया। सेकंड टॉपिक है अपना जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्मा। जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्मा किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। जनन द्रव्य या और जर्म प्लाज्मा हम किसे कहेंगे? सिंपल सा टॉपिक है जनन द्रव्य, जो ऐसा द्रव्य जिसके अंदर अनुवांशिक सूचनाएं हो, अनुवांशिक गुण हो। ठीक है, तो किसी पादप जाति का संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य, एक पादप की जाति है उसके अंदर जितना अनुवांशिक द्रव्य यानी जितना अनुवांशिक पदार्थ है, वो अनुवांशिक पदार्थ उसका क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य। क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा, वही पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो किसी पादप जाति का संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य यानी ऐसा द्रव्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, उस द्रव्य को ही हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। किसी भी पादप जाति का, चाहे वो पादप जाति देशी हो, चाहे वो पादप जाति जंगली प्रजाति हो, उन पूरी प्रजाति का एक द्रव्य क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य क्या है। किसी भी पादप प्रजाति का जनन द्रव्य क्या कहलाएगा? अनुवांशिक द्रव्य क्या कहलाएगा? जनन द्रव्य कहलाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, NBPGR का पूरा नाम क्या है और इसका क्या काम होता है? तो क्वेश्चन ये बन सकता है, भारत में जनन द्रव्य संरक्षण की जिम्मेदारी कौन सी संस्था के पास है? NBPGR यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज
यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो होता है वो भारत में जनन द्रव्य संरक्षण करने यानी जनन द्रव्य को इकट्ठा करने और लंबे समय तक संरक्षित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर हुआ, जनन द्रव्य क्या होता है। मैं वापस पूछ लूं तो एक साथ रिप्लाई आना चाहिए। क्या होता है भाई जनन द्रव्य? क्या होता है? किसी का भी अनुवांशिक द्रव्य, किसी की प्रजाति का क्या अनुवांशिक द्रव्य। वो प्रजाति क्या हो सकती है? घरेलू प्रजाति भी हो सकती है और जंगली भी हो सकती है। तो किसी पादप जाति का संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य क्या कहलाता है? उसका जनन द्रव्य कहलाता है। इसका संरक्षण इसका एकत्रीकरण कौन सी संस्था करती है? NBPGR, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? अब सेकंड टॉपिक उठता है, जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है? जनन द्रव्य का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? तो जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। जनन द्रव्य अगर ग्रामीण के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो वो होगा दो प्रकार का, कृषि जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। अगर हम उसका जनन द्रव्य का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर करेंगे तो दो टाइप का होगा, देसी और विदेशी। देसी और विदेशी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहला ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य। तो हम लिखेंगे जनन द्रव्य का वर्गीकरण ग्रामीण के आधार पर दो प्रकार से होता है, कृषि जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। कृषि जनन द्रव्य ऐसा जनन द्रव्य जो ऐसी प्रजातियां जो जिनकी क्या की जा रही है? कृषि की जा रही है। कृषि मतलब कृषि जनन द्रव्य, जिन्हें खेतों में उगाया जा रहा है उन प्रजातियों को हम कौन सा जनन द्रव्य मानेंगे? कृषि जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य ऐसी प्रजातियां जो जंगलों में उग रही है वो किस में आ जाएगी? जंगली जनन द्रव्य में। यानी ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य कितने टाइप का? दो, कृषि और जंगली। कृषि मतलब जो कृषि की जा रही है वो प्रजाति क्या कहलाएगी? कृषि जनन द्रव्य। ऐसी प्रजातियां जो जंगलों में उग रही है वो क्या कहलाएगी? जंगली जनन द्रव्य। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगर उत्पत्ति हमारे राष्ट्र में हुई है, हमारे देश में हुई है तो वो जनन द्रव्य क्या कहलाएगा? देसी। अगर उत्पत्ति कहीं और हुई है, विदेश में हुई है तो क्या कहलाएगा? विदेशी। इज दैट क्लियर? तो जनन द्रव्य दो प्रकार, जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, ग्रामीण के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इसको नोट जरूर करना, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा। जनन द्रव्य का वर्गीकरण दो आधार पे होता है, ग्रामीण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण पे कृषि और दूसरा हो जाएगा जंगली, और उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन सा हो जाएगा? देशी और विदेशी। तो ये क्लियर हो गया आपका जनन द्रव्य। इसमें मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया है, जनन द्रव्य किन किन लाइनों के रूप में पाया जाता है उसको हम एक डेफिनेशन के तौर पर सबसे लास्ट में करेंगे। तो यह हो गया जनन द्रव्य, संपूर्ण प्रजाति का अनुवांशिक द्रव्य। कौन इसका संरक्षण करता है? राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। कितने टाइप का होता है, कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? दो आधार पे कर सकते हैं, ग्रामीण और उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पे करेंगे दो प्रकार है, उत्पत्ति के आधार पे करोगे तो भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। क्लियर है? ठीक है। टॉपिक है जीन कोश की। जीन कोश क्या होता है? जीन कोश किसे कहते हैं? तो वे सभी पादप प्रजातियां जिनके मध्य संकरण हो सकता है, ऐसी पादप प्रजातियां जिनके बीच में क्या हो सकता है? संकरण हो सकता है, उनके जीन या विकल्पियों को क्या कहा जाता है? जीन कोश कहा जाता है। आपने 10th में पढ़ा है कि जीन क्या होती है? जो लक्षणों का निर्धारण करती है। तो वे सभी पादप प्रजातियां जिनके मध्य क्या हो सकता है? संकरण हो सकता है, संकरण करवाया जा सकता है, दो पादप प्रजातियों के बीच में जनन करवाया जा सकता है, उनके जीन एवं विकल्पियों को हम क्या कहते हैं? जीन कोश कहा जाता है। इजी कंसेप्ट है। जीन पूल किसे कहते हैं? एक प्रजाति ये है, दूसरी ये है, इन दोनों के बीच में अगर संकरण हो सकता है तो इसके जीन और इसके जीनों का योग, इन सभी जीनों को क्या कहते हैं? हम जीन कोश कहते हैं। अब बात करते हैं जीन कोश होता कितने टाइप का है। तो हम सीधा सा एग्जाम्पल देंगे, सीधा सा आंसर देंगे कि भैया जीन कोश जो है तीन प्रकार का होता है, प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक जीन कोश और तृतीयक जीन कोश। यानी प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शियरी जीन पूल। अब इनकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो एक बार बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अपन कैसे डेफिनेशन बनाते हैं। प्राथमिक जीन कोश यानी सभी पादप प्रजातियों के बीच सफलतापूर्वक संकरण होता है, ऐसी पादप प्रजातियां जिनमें आसानी से संकरण हो सकता है, बहुत ही इजीली दोनों के बीच में जनन करवाया जा सकता है, तो ऐसा जीन कोश क्या कहलाता है? प्राथमिक जीन कोश। यानी एक पादप प्रजाति ए है, दूसरी बी है, इन दोनों के बीच नॉर्मली और आसानी से जनन हो जाएगा, संकरण हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक जीन कोश। और इससे जो F1 पीढ़ी बनेगी, आपने 10वीं में मेंडल पढ़ा होगा, पढ़ के आए हो, लंबा पौधा बोने पौधे के बीच में संकरण कराया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी आती थी।
उसी तरह यहाँ F1 जो पीढ़ी आएगी उससे बनने वाले जितने भी प्रजाति होगी वो ओरक होगी। ओरक मीन्स यानी वो आगे जनन करने के लिए क्या है, सक्षम है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। ऐसी पादप प्रजातियां जिनके बीच में आसानी से संकरण हो सकता है वो कैसा जीन कोश कहलाता है, प्राथमिक जीन कोश। अब बात करते हैं द्वितीयक जीन कोश। ऐसी प्रजातियां जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के साथ आसानी से नहीं हो पाता, यानी कठिन होता है, यानी इसका जनन इसके साथ कराए, इसका संकरण इसके साथ कराए तो कठिन हो, यानी आसानी से नहीं हो पाए, वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक जीन कोश कहलाएगा। मान लो एक प्राथमिक जीन कोश है A और ये है द्वितीयक जीन कोश की B, इसका संकरण इसके साथ करवा रहे हैं तो आसानी से नहीं हो रहा है, बहुत ही कठिनाई से हो रहा है, तो ऐसा जीन कोश क्या कहलाएगा, द्वितीयक जीन कोश कहलाएगा। समझ में आया द्वितीयक जीन कोश क्या होता है, यानी प्राथमिक जीन कोश के साथ जनन करवाए तो बहुत ही कठिनाई से हो तो वो जनन क्या, वो जीन कोश क्या कहलाएगा, द्वितीयक जीन कोश। इसका बात करें, इससे जो F1 पीढ़ी बनेगी काफी फर्टाइल हो सकती है, फर्टाइल मतलब आगे जनन सब हो सकती है, और काफी इनफर्टाइल यानी आंशिक रूप से उर्वरक रहती है, पूर्णतः तौर पे उर्वरक नहीं रहती, फर्टाइल नहीं होती, आगे जनन पूर्ण तौर पर नहीं कर पाती। तो ये कौन सा हो गया, द्वितीयक। तृतीयक यानी इसमें वो पादप प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनका जनन प्राथमिक के साथ कराना भी क्या होता है, कठिन होता है, जैसा इसमें है वैसा वैसा इसमें। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर यह है कि इसमें जो F1 पीढ़ी बनेगी वो F1 पीढ़ी आगे जनन नहीं कर सकती, आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, आगे अपनी नई संतति उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो बहुत ही इजी हो गया, प्राथमिक जीन कोश, द्वितीयक, तृतीयक। द्वितीयक का प्राथमिक के साथ कराना कठिन होता है, ऐसी पादप प्रजातियां जिनका प्राथमिक जीन कोश के साथ संकरण करवाना कठिन हो वो द्वितीयक कहलाती है। इससे बनने वाले सभी F1 पीढ़ी जो होती है वो आंशिक उर्वरक होती है। तृतीयक ऐसी पादप प्रजातियां जिनका प्राथमिक जीन कोश के साथ संकरण बहुत कठिन होता है और इनसे बनने वाली पीढ़ी F1 कैसी होती है, बंधीय होती है। इस दैट के लिए ये हो गया जीन कोश। यानी आप अगर इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करोगे तो जब फिजिकली क्लास होगी, यानी नॉर्मली जब हम नॉर्मल क्लास में होंगे उस वक्त आपको बहुत ही इजीली ये चीजें क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक आसानी से, द्वितीयक वाली प्रजाति का प्राथमिक के साथ कठिन, तृतीयक कठिन, तो द्वितीयक से बने आंशिक उर्वरक, तृतीयक से बने अनफर्टाइल, यानी पूरी तौर से क्या हो जाएंगे, बंधीय हो जाएंगे, यानी आगे जनन नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आपके कंप्लीट हुआ है जीन को। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन मेथड्स, यानी जनन द्रव्य संरक्षण विधियां, किन किन विधियों के माध्यम से आप जनन द्रव्य को संरक्षित कर सकते हो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जनन द्रव्य संरक्षण की दो विधियां पाई जाती है, स्वस्थानीय, बाह्यस्थानीय। जैसे कि आपने जैव विविधता संरक्षण के अंदर पढ़ा होगा, स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण, बहिस्थानीय जैव विविधता संरक्षण, वही टाइप है यहाँ पे, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय, यानी इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब बात करें स्वस्थानीय, देखो नाम को तोड़ के देखो, स्व मतलब खुद का स्थान पर संरक्षण करता है, यानी खुद के स्थान पर, यानी उनके प्राकृतिक आवास पर जहां पर वो पाए जाते हैं वहीं पे उनका संरक्षण करना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। यानी जनन द्रव्य का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में करना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। एग्जांपल है जीन सैंक्चुरी, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, आपके इंपॉर्टेंट रखता है। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, जीन सैंक्चुरी किसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ मानवीय गतिविधियों पर रोक हो तथा वहां पर जनन द्रव्य पूर्ण तरीके से क्या पाया जाता है, सुरक्षित रहे, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, जीन सैंक्चुरी। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाकर जनन द्रव्य को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, वो क्षेत्र क्या होता है, जीन सैंक्चुरी कहलाता है। अब बात करते हैं बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू। नाम से स्पष्ट है, उसके स्थान से हटाकर अपन कहीं बाहर उसका संरक्षण कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक आवास से दूर ले जाकर उसका संरक्षण करना क्या कहलाता है, बहिस्थानीय संरक्षण कहलाता है, यानी कृत्रिम आवास में। यानी बीज बैंक हो सकता है, पादप बैंक, हम बैंक से मतलब वो मत जोड़ लेना पैसों वाला बैंक, यहाँ पे हम उस बैंक की बात नहीं कर रहे, बैंक मतलब जहाँ पे उनको इकट्ठा किया जाए, बीज बैंक जहाँ पे बीजों वगैरह को इकट्ठा करेंगे, पादप बैंक हो गया, प्रवाग्र बैंक हो गया, डीएनए बैंक हो गया, सेल बैंक हो गया, जहाँ पे इनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो स्वयं के स्थान पर, प्राकृतिक स्थानों पर स्वस्थानीय, कृत्रिम आवासों पर बहिस्थानीय। तो ये होगी आपके जनन द्रव्य संरक्षण की विधियां, जनन द्रव्य संरक्षण की मेथड आपकी क्या होगी, कंप्लीट होगी। इज दैट क्लियर? जनन द्रव्य संरक्षण के बाद उसके आगे का जो पैराग्राफ है वो है जनन द्रव्य संग्रह,
उसके अंदर से जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं हम सीधा उस क्वेश्चन पे जाते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे जीन बैंक किसे कहते हैं। जीन बैंक किसी भी फसल या उसके प्रारूपों के जीन प्रारूपों का संग्रहण करना। जीन प्रारूप मतलब उसके अनुवांशिक द्रव्य का अगर हम संग्रहण करते हैं वो संग्रहण क्या कहलाता है, जीन बैंक कहलाता है। किसी भी फसल या प्रजाति का उसके जीन प्रारूपों को क्या करना, संग्रहण करना, क्या कहलाता है, जीन बैंक। यानी जीनों का संग्रहण, बैंक के अंदर पैसों का संग्रहण होता है तो जीन का संग्रहण क्या कहलाता है, जीन बैंक। यानी जीनों का क्या करना, संग्रहण करना, जीन प्रारूपों का संग्रहण करना क्या कहलाता है, जीन बैंक कहलाता है। इजीली समझ में आ गया, इजीली याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है राष्ट्रीय जीन बैंक। भारत का जो राष्ट्रीय जीन बैंक है वो कौन सी संस्था के अंडर में, तो अपन ने पहले पढ़ा है NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके अंडर में रहता है। राष्ट्रीय जीन बैंक कौन सी संस्था के अंदर में है, तो हम उत्तर देंगे NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब अगला आता है विश्व संग्रह किसे कहते हैं। किसी पादप प्रजाति या किसी फसल के या उसके प्रजातियों के विभेद जो संपूर्ण विश्व से इकट्ठा किए गए वो क्या कहलाएगा, विश्व संग्रह। यानी विश्व भर से उस पादप प्रजाति के या उस पादप प्रजातियों के विविध को इकट्ठा किया गया, उसके जीन प्रारूपों को, भाई मान लो इंग्लैंड से भी उसके जीन प्रारूप को इकट्ठा किया गया, अमेरिका से भी इकट्ठा किया गया, भारत में भी इकट्ठा किया गया, यानी विश्व भर से उसको इकट्ठा किया तो वो क्या कहलाएगा, विश्व संग्रह कहलाएगा। अगला चौथा है भारत में लंबी अवधि हेतु जनन द्रव्य का संग्रहण कहाँ होता है। अगर लंबे टाइम तक जनन द्रव्य का संग्रहण करना है तो संरक्षण करना है तो हम कहाँ करेंगे, हमारा जनन द्रव्य संरक्षण होता है राष्ट्रीय जीन बैंक, जो किसके अंडर में चलता है, NBPGR में। तो कहाँ होता है, राष्ट्रीय जीन बैंक में। कहाँ होता है, राष्ट्रीय जीन बैंक। ये क्वेश्चन आ नहीं सकता लेकिन छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूँ। भारत में लंबी अवधि के लिए जीन द्रव्य का संरक्षण राष्ट्रीय जीन बैंक में होता है। मध्यम अवधि के लिए जनन द्रव्य का संरक्षण कहाँ होता है, तो सिंपल सा उत्तर रहेगा क्षेत्रीय स्टेशनों में। कहाँ होता है, क्षेत्रीय स्टेशनों। मान लो जोधपुर के अंदर है तो जोधपुर के काजरी के अंदर क्या होगा, जनन द्रव्य संरक्षण होगा। मध्यम अवधि के लिए, थोड़े समय के लिए हमें क्या करना है, अगर उसको संरक्षित करना है। तो ये तो बात होगी। आज हमारे दो टॉपिक हमने कवर कर लिए। पहला टॉपिक हमारा था ग्राम्यन, दूसरा टॉपिक था हमारा जनन द्रव्य, जिससे विविधता उत्पन्न होती है। कल हम बात करेंगे पादप पुष्पापन की। एक बार किताब से रीड आउट कीजिए, नोट्स बनाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाइए। 12th वालों बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जा रहा है, तो पढ़ो घर बैठ के, 1 घंटा निकालो अपने लिए, ठीक है, और तैयारी अच्छे से अच्छी करो ताकि आने वाले टाइम में जब भी स्कूल ओपन हो उससे पहले काफी हम कुछ कवर कर लें ताकि वो रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।